नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, जिसमें हम लेकर आए हैं 50 प्रश्न। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये आने की संभावना भी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमने एक फ्री टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां पे सभी मित्र जुड़े हुए हैं। डेली क्विज़ होती है, लगभग आपको सभी जो हिंदी साहित्य से एग्ज़ाम में पूछे जाने प्रश्न हैं वो आपको रिवीजन करने के लिए दिए जाते हैं। क्विज़ में भाग ले सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, साथ ही अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से और आपके पास मटेरियल कम है तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन और 31 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ओके, 31 प्रैक्टिस सेट हैं जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं। नेट जेआरएफ का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इकाई लगी हुई हैं उसी पर आधारित ये हमारे 31 प्रैक्टिस सेट हैं। इकाई बार मीन्स आपको 14 जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो आपकी इकाई से संबंधित होंगे। जैसे फर्स्ट इकाई है भाषा से संबंधित, दूसरी इकाई आपके साहित्य से संबंधित है, तीसरी इकाई जैसे आपकी कविता से संबंधित है, या वो तीसरी जिस तरीके से साहित्य शास्त्र से संबंधित है, चौथी आपकी कविता से संबंधित है। तो जिस तरीके से ये इकाई बटी हुई है वैसे ही हमने ये इकाई जो है 14 प्रैक्टिस सेट में आपको 100 प्रश्न आपको सिर्फ आपकी एक इकाई के मिलेंगे। तो वह प्रश्न बिल्कुल सेलेक्टेड होंगे जिनसे संभावित है प्रश्न, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, नेट जेआरएफ में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और मुझे उम्मीद है ये 100 प्रश्न हमारे 31 प्रैक्टिस सेट से ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से इनको तैयार किया है। और 31 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें आपको 3100 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और सेलेक्टेड जो ऑथेंटिक बुक हैं उनसे हमने नोट्स बनाए हैं वो आपको मिलेंगे। ओके, तो अगर आप लेना चाहते हैं, देखिए मैं अपने मुंह से इतना कह नहीं रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आप ज्वाइन करेंगे जब उनको देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ इसमें मेहनत की गई है। तो अगर आप के पास नहीं है कोई मटेरियल तो आप ले सकते हैं निश्चिंत होकर और तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पे 9076657508। ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ आपको मैंने बता दिया है पहले, फ्री में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट और नोट्स ये उन लोगों के लिए हैं जैसे हाउस वाइफ हैं या फिर कोई जॉब में है तो तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तैयारी कर सकते हैं तो आप अपनी बुक्स को बहुत ही ध्यान से, जो भी बुक हैं, ये नहीं कि हमारे पास 6-7 बुक हों या 3-4 बुक हों, आपके पास 2 बुक हैं तो उनको ही आप बहुत ही ध्यान से, जिस तरीके से आज तो कोई पूजा भी ध्यान से नहीं करता है, लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए आपको ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से आपको अपना पूरा फोकस उन किताबों में करना चाहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए और आपको निश्चित सफलता हासिल होगी। साथ ही हम भी आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए हम भी आपकी सहायता कर रहे हैं। जो आप डेली जो है क्विज़ लाते हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। साथ ही नेट जेआरएफ के लिए यूपीएससी के 30 प्रश्न जो आते हैं उनके लिए हमने अपने चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की। अब हम चलते हैं अपनी क्विज़ की तरफ। ओके, तो हमारा पहला जो प्रश्न है आप जो है आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला जो हमारा प्रश्न है वह है सिद्धों का संबंध किससे है। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 50 प्रश्न हैं और नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर इसमें 45 प्रश्न राइट कर लेते हैं तो अच्छी तैयारी है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 50 में आप अगर 40 प्रश्न कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं, तब भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर 50 में 50 कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो सिद्धों का संबंध किससे है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध मत से। ओके, ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ है। तो ये जो है किससे इसका जो है वज्रयान का उदय हुआ है। तो प्रश्न नंबर 2 जो है इसका क्या राइट आंसर होगा,
मैथुन, हठ योग, मूर्ति पूजा या फिर तांत्रिक साधना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तांत्रिक साधना। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वह है सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं। सिद्ध मत जो है जो सिद्ध हैं 84 सिद्ध हैं और उन्हीं से जो नाथ संप्रदाय निकला है, लेकिन यहाँ पे सिद्ध मत की बात की गई है और उसमें 5 मकार जो हैं उनसे संबंधित बात की गई। तो पूछा गया कि वो 5 मकार कौन से हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य, मंस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। सिद्ध में ये चारों जो 5 चीज़ें हैं ये बहुत ही महत्व रखती हैं सिद्धों में, और नाथों ने इनका जो है बहिष्कार किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका सिद्धावस्था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है चर्यापद का संबंध किससे है। तो चर्यापद जो है किससे संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ये रखते हैं सिद्ध मत से। चर्यापद जो है सिद्ध मत से संबंध रखते हैं। चर्यापद लिखा किसने है, तो जो सवरपा थे उन्होंने लिखा था चर्यापद। डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है। तो डिंगल शैली जो है किसने प्रयोग की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 6, तो ये होगा रासो साहित्य। रासो साहित्य जो है डिंगल शैली में लिखा गया है। डिंगल शैली क्या है, आपने सुना होगा डिंगल और पिंगल। तो पहले तो मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि डिंगल जो है अपभ्रंश जो है आपका बिगड़ी हुई जो भाषा थी उसी में राजस्थानी मिली अपभ्रंश में, तो डिंगल हो गई, और ब्रज जब मिल गई तो पिंगल हो गई। ब्रज भाषा वैसे भी मीठी है और जब ब्रज और अपभ्रंश मिला तो पिंगल हो गया, और ये मीठी भाषा जो है पिंगल कहलाने लगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। और रासो साहित्य जो है डिंगल भाषा में और पिंगल भाषा में ही लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गुह समाज या श्री समाज का संबंध किससे है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा वज्रयान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता है। तो सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न 8 जो हो जाएगा डोमिनी, भैरवी, महामुद्रा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मित्रों, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते रहते हैं अलग अलग स्टेट में, और अदर आपके एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके पहले पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या कहा जाता है। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि क्या कहा जाता है, संध्या भाषा। संध्या भाषा वह भाषा है जो कोट में लिखी गई है, जैसे कबीर ने भी कोट में लिखा है ना। तो ये है संध्या भाषा जो कोट में, जिसका भाव कुछ और है और अर्थ कुछ और है, यह है संध्या भाषा। प्रश्न नंबर 9। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ क्या है। सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका वामाचार में सहयोगी प्राय नीच जाति की स्त्री जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है गुरु महिमा, नारी का निषेध, योग साधना, तंत्र सिद्ध। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। तो नारी का निषेध तो इसमें नहीं किया गया है, तो 11 नंबर में आपका वैसे इसमें नहीं है, तो यहाँ पर गुरु महिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गोरखनाथ के गुरु कौन थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्तेश नाथ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है। तो इसमें अवधूत संप्रदाय है, बैराग पंथ है, कौल मत है, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो है नाथ पंथ से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया है। गुरु महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, या फिर आ और व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विशेषता नाथ साहित्य में थी वही संत काव्य में है। तो यहाँ पे गुरु महिमा और मूर्ति पूजा का विरोध दोनों ही इससे प्रभावित है, मीन्स नाथ साहित्य से ही ये संत काव्य में आया है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है
किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मिश्र बंधु हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मिश्र बंधु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, सरहप्पा, कबीरदास या फिर गोरखनाथ। तो 12पंथी संप्रदाय जो है किसने दिया है? गोरखनाथ ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कौल मत के प्रवर्तक कौन है? कौल मत किसने दिया है? मत्स्येंद्रनाथ, सरहप्पा, गोरखनाथ या फिर सालिभद्र सूरी। तो प्रश्न नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ, जो गोरखनाथ के गुरु थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सिद्धों से संबंधित यहाँ पे कोट दिए गए हैं, लेकिन उनमें से एक जो है असत्य है। तो इसमें हठ योग और तांत्रिक साधना प्रमुख है। सिद्धि के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है। रहस्य भावना की प्रमुखता है। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। प्रश्न नंबर 18 में आपका हो जाएगा मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। तो यहाँ पे जो है मूर्ति पूजा का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो प्रश्न नंबर 18 का द ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ये असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? सूफी काव्य, संत काव्य, रामकृष्ण काव्य या फिर रीत काव्य। तो सिद्ध और नाथ साहित्य का प्रभाव जो है कहाँ देखा गया है? संतों पर देखा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? तो सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? आपको भी मालूम होगा। तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध, जाति पात का खंडन, हठ योग साधना या फिर साधना में नारी का भोग। तो प्रश्न नंबर 20 का द ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि सिद्धों ने नारी को जो है प्रमुखता दी है, लेकिन नाथों ने इसका विरोध किया है। तो यही जो है इनके अंदर मतभेद है। तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पथ संप्रदाय से संबंधित हैं? औगड़ पंथ, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या फिर सहजिया संप्रदाय। तो ये किससे संबंधित है? ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? तो वैराग पंथ जो है किससे संबंध रखता है? नाथ संप्रदाय है, गौरखपंथी संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है या फिर सिद्ध संप्रदाय है। तो 22 नंबर प्रश्न जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपंथी संप्रदाय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है श्रावकाचार्य रचना का संबंध किस मत से है? तो नाथ पंथ से या फिर जैन मत से या फिर सिद्ध संप्रदाय से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा देवसेन जो है प्रथम जैन माने जाते हैं, जैनाचार्य माने जाते हैं। तो जैन मत से ही संबंधित है ये श्रावकाचार्य रचना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है सरहप्पा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? तो सरहप्पा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? तो दोहा कोश है, प्राण संकली है, चर्यापद है। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोहा कोश। लेकिन अगर दोहा कोश में ये वाला सा बना हो तो ये कंडपा की रचना मानी जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? तो गोरखवाणी का संपादन राहुल शंकराचार्य हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं। तो प्रश्न नंबर जो आपका 25 है इसका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीताम्बर दत्त जी जो हैं इन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है चर्यापद के रचनाकार कौन है? तो आपको मालूम है कि सिद्धों ने दी है ये रचना, लेकिन ये सवरपा ने लिखी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे जिनदत्त सूरी हैं, मंडलिक हैं, सालिभद्र सूरी हैं, माधवाचरण दास है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सालिभद्र सूरी, जिनको प्रथम कवि माना है गणपत चंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? तो सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री या फिर पैसाची। प्रश्न नंबर 28 में आपका हो जाएगा अर्धमागधी, जिससे पूर्वी हिंदी निकली है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन है? धर्म सूरी, विजयसेन सूरी, श्री आसव, सालिभद्र सूरी। तो रेवंत गिरि किसने लिखी है? विजयसेन सूरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उपदेश रसायन के लेखक कौन है?
तो जिनविजय हैं, स्वयंभू हैं, जिनदत्त सूरि हैं, पुष्पदंत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनदत्त सूरि, जिन्होंने उपदेश रसायन रचना लिखी है। आप इसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि कोई जिन जो है वह उपदेश दे रहा है, इस तरीके से भी आप इसे ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, जही मन पवन संचरई रवि सस नहीं पवेश, तही वट चित्त विश्राम करूँ सरहे कही उवेश। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जो है किस कवि की है? तो स्वयंभू हैं, गोरखनाथ हैं, सरहपा हैं, कबीर हैं। और आप सभी को मालूम होगा यह पंक्ति जो है सरहपा ने दी है, इसलिए सिद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह जो है संवाद किसने दिया है और किसके लिए दिया है? तो ये उपयुक्त उदाहरण के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 32 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, और शुक्ल ने यह सिद्धों के लिए कहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, का तरुअर पंच विडाल चंचल चिए पैठो काल। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? का तरुअर पंच विडाल। सरहपा हैं, देवसेन हैं, लुइपा हैं, पुष्पदंत हैं। तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा लुइपा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यह उद्धरण के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इनमें से किसने ये राइट आंसर ये कहा है? तो शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, आदिकाल नामक भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, नामवर सिंह। क्योंकि आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। तो इसका जो है आदिकाल, इसका मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल का जो है विरोध किया गया है। तो ये कथन किसने दिया होगा आप बताइए? तो ये जो है बच्चन सिंह जी ने कहा है, आदिकाल नाम भ्रामक है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, तुम्बी में त्रिलोक समाया त्रिवेणी दिन चंदा, बुझो रे ब्रह्म ज्ञानी अनंत नाद अभंगा। यह पंक्ति किसकी है? सरहपा की, कबीर की, स्वयंभू की या फिर गोरखनाथ की? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा ही ऐसी है, यह है गोरखनाथ की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, सिद्धों का महासुखवाद क्या है? महासुखवाद, जिसे महासुखवाद भी कहा गया है, तद्भव रूप है। महासुखवाद ये तत्सम रूप है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा शंभू की चरम परिणति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोक भाषा में कौन सी साहित्य लिखा गया है? लोक भाषा आपने पढ़ा होगा, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या फिर रासो साहित्य। 38 सिद्ध साहित्य लोक भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? तो 39 पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि अर्धमागधी लिया गया है इसमें, तो पूर्वी क्षेत्र ही आएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया है? तो प्रश्न नंबर 40 पश्चिमी क्षेत्र में। अब आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध साहित्य पूर्वी क्षेत्र में, जैन साहित्य पश्चिमी क्षेत्र में लिखा गया है। रासग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? तो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। प्रश्न नंबर 41 जैन साहित्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? तो नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? आप ऑप्शन देखिए और बताएं। तो प्रश्न नंबर 42 जो हमारा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ कहा गया है शिव को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लुइपा के गुरु कौन थे? सबरपा, सरहपा, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ। प्रश्न नंबर 43 सबरपा लुइपा के गुरु थे, जबकि लुइपा को सिद्धों में सर्वोच्च माना गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आचार, रास, फाग, चरित शैलियाँ मिलती हैं किसमें? तो प्रश्न नंबर 44 जैन साहित्य में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेमिनाथ रास नाम 58 छंदों में रचना की गई है किसकी? तो प्रश्न नंबर 45 है, सुमति गढ़ी। नेमिनाथ रास 58 छंदों में रचना की गई है इसकी, सुमति गढ़ी ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है?
तो आप जान सकते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, ये नाथ पंथ में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, गृहस्थों का आदर। तो प्रश्न नंबर 47 गृहस्थों का आदर नहीं है, और इसीलिए जो है ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये भी प्रश्न बन चुका है कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है, तो वह गृहस्थों का आदर न करना, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 48 राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचना संपादित की गई थी? तो ये है सरहप्पा, क्योंकि सरहप्पा ने ही दोहा कोश लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो दोहा कोश लिखा है, अभी मैंने आपको ऊपर भी एक दोहा कोश बताया था, क्योंकि क्लियर करना हमारा काम है। अगर कहीं पे बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो वो हमारी अलग बात होती है फ्रेंड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट रहे या फिर कोई प्रश्न आपका गलत हो। तो यहाँ पे सरहप्पा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? तो दोहा कोश। और जबकि इसी में सबसे बड़ा मिस्टेक है कि एक तो दोहा कोश है और दोहा कोश, ठीक है। तो ये सा षटकोण वाला और सा सलजम वाला जो है, इसमें दोनों ही अलग अलग रचनाएं हैं और दोनों के रचनाकार अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर सरहप्पा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो चरित काव्य किसने लिखे हैं सबसे ज़्यादा? तो लिखे हैं जैन साहित्य में, ठीक है। चरित काव्य मतलब किसी का चरित्र लेकर रचना करना, ठीक है, किसी का चरित्र लिखना। तो जैन साहित्य में सबसे ज़्यादा चरित काव्य लिखे गए हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? तो चरित काव्य जो है सबसे अधिक लिखे गए हैं दोहा चौपाई में। तो आप समझ सकते हैं भक्ति काल में जो रामचरितमानस लिखी गई वो बाद में लिखी गई है, और ये आदिकाल में ही चरित काव्य लिखा गया जिसमें दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो स्वयंभू थे उन्होंने पवनचरियों में भी दोहा चौपाई का प्रयोग किया था। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा क्लास। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, हमारी जो है मेहनत पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आपसे पैसे नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री में, और कोई टाइम भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने के लिए। साइड में एक बटन दिखेगा, उसको बस क्लिक करके, अगर आपको रेड है, आपके जो आप देख रहे हैं आपके फ़ोन में रेड कलर दिख रहा है उस सब्सक्राइब बटन का, तो सिर्फ ब्लैक करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बोलना चाहूँगी फिर से कि अगर आप क्विज़ में भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी तैयारी और बेहतर होगी, है ना। और इस क्लास को जो है देखते रहिए, और इसी तरीके से हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और हमें कमेंट करेंगे तो हमारा भी प्रोत्साहन होगा, हम भी प्रोत्साहित होकर आपके लिए और भी अच्छे प्रश्न ला सकते हैं, है ना। जैसे 50 प्रश्न लाए हैं तो 100 प्रश्न भी ला सकते हैं, जिससे आपकी और भी अच्छी तैयारी होगी, प्रैक्टिस होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।